Okay, guys, good morning, and once again, I welcome you all to the regular lecture series on English grammar and vocabulary for MBA CET examinations. Well, until yesterday, we were discussing about conditionals and types of sentences. I think I told you that conditionals can be learnt in two different ways. One way is to understand its grammar, and the another way is to understand its method and usage. So today we will be discussing about the practical structure of conditionals. आज हमें ये देखना है कि कंडीशनल्स बेसिकली कैसे होते हैं. देखिए, आप जब कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो और जहाँ तक इंग्लिश ग्रामर का सवाल है, this conditional plays a pivotal role in scoring marks in examination. आप कभी, आपके पास अगर फ्री टाइम है तो आप एमपीएससी के कुछ पेपर्स आप देखिए, ग्रुप बी सी या स्टेट सर्विसेज के. उसके अलावा आप कुछ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल जो पेपर्स होते हैं ना, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो एरर में, टेंस में ज़्यादातर कंडीशनल पे आपको क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं. तो अब हमें देखना है कि कंडीशनल जो है ये क्या है. ये मैं आपको बोर्ड पे इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, और इसका जो डिटेल्स है वो भी हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो अब हमें देखना है दोस्तों, कल हमने कंडीशनल का ग्रामर रूल के अनुसार हमने देखा था. आज हम देखते हैं कंडीशनल्स को एग्जैक्टली प्रैक्टिकल बेसिस पे कैसे यूज होता है, उस बेसिस से हम उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. अब देखिए, कंडीशनल जो है तो बेसिकली इनके दो टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? दो. पहला जो कंडीशनल का टाइप होता है उसे कहा जाता है रियल कंडीशनल, एंड सेकंड वन इज unreal conditional. So these are mainly two types of conditionals, real conditional and unreal conditional. Now allow me to tell you the real conditional. रियल कंडीशनल एग्जैक्टली होते क्या है और कैसा इनका यूसेज किया जाता है. देखिए, रियल का मतलब होता है कि जो कंडीशन वास्तव में आ सकती है, मतलब प्रेजेंट में या फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो कंडीशन सच हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं रियल कंडीशनल. आई मीन, रियल कंडीशनल सेंटेंसेस expresses a particular fact and which have the possibility to occur generally in the future or in the present. मतलब आपने रियल कंडीशनल का कोई वाक्य जो है वो यूज किया है, इसका मतलब उस वाक्य में जो चीज आपने मेंशन की है या तो वो प्रेजेंट टेंस में सच हो सकती है या तो वो फ्यूचर में सच हो सकती है. जैसे हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि सर, इफ आई फील बेटर आई विल प्ले क्रिकेट. अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं क्रिकेट खेलूंगा. मतलब क्या है, ये रियलिटी में हो सकता है. अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. इफ आई पास द एग्जामिनेशन आई विल ट्रैवल टू यूरोप. अगर मैं परीक्षा पास करूँ तो मैं यूरोप को ट्रैवल करूँगा. मतलब ये रियलिटी है कि अगर मैं एग्जाम्स क्लियर करता हूँ तो मैं यूरोप को ट्रैवल कर सकता हूँ. इसका मतलब ये है कि रियल कंडीशनल जो है, या तो वो कंडीशन प्रेजेंट टेंस में फुलफिल हो सकती है, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी फुलफिल्ड इन द फ्यूचर. तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है. तो यहाँ पे आपको एक एक इसका पहले हमें मीनिंग समझना है. रियल कंडीशनल एक्सप्रेसेस, रियल कंडीशनल एक्सप्रेसेस फैक्चुअल और हैबिचुअल कंडीशन, फैक्चुअल और habitual conditions, factual or habitual conditions which have the possibility to occur either in present और फ्यूचर. या तो वो प्रेजेंट टेंस में सच हो सकता है या फ्यूचर में वो कंडीशंस हो सकती है. ठीक है. अब इसका मैं आपको क्या देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको ये समझना है. अब एग्जाम्पल देखिए आप इसका. फॉर एग्जाम्पल,
इफ आई फील बेटर, इफ आई फील बेटर, कॉमा, आई विल सर्टनली प्ले। इफ आई फील बेटर आई विल सर्टनली प्ले। ओके, दूसरा उदाहरण, आई विल गो, आई विल गो इफ यू गिव मी द बॉल। ये हमने उदाहरण लिया है, ठीक है। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि इफ यू डू वेल इन द एग्जाम्स, इफ यू डू वेल इन द एग्जाम्स, कॉमा, आई विल बाय यू a nice gift। if you do well in the exams I will buy you a nice gift। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, what does it mean? इसका मतलब जो है वो आपको यहाँ पे समझना। इसका मतलब ये है कि सेंटेंसेस में क्या किया है हमने कि रियल कंडीशनल है। अब आप उदाहरण देखिए, इफ आई फील बेटर आई विल सर्टनली प्ले, अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं जरूर खेलूंगा। मतलब ये जो कंडीशंस है या तो ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में सच हो सकती है। यहाँ पे रियलिटी है कि अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं जरूर खेलूंगा। दूसरा, इफ यू डू वेल इन द एग्जाम्स आई विल बाय यू अ नाइस गिफ्ट, अगर आपने इम्तहान में अच्छे मार्क लाए तो मैं आपके लिए एक भेंट वस्तु लाऊंगा। मतलब अगर आपको अच्छे मार्क आएंगे मैं आपके लिए प्रेजेंट ले लूंगा। तो ये कंडीशन जो है ये रियलिटी है, ये रियलिटी में सच हो सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रियल कंडीशन है। अब ध्यान रखना है आपको, ये जो रियल कंडीशनल होता है दोस्तों, रियल कंडीशनल का एग्जैक्टली ये मैंने आपको बताया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इतना समझ में आया रियल कंडीशनल। अब हम देखते हैं कि रियल कंडीशनल का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसे होता है। मतलब ग्रामेटिकली देखिए, कभी कभी वाक्य क्या है, इफ से शुरू होता है, कभी कभी सेकंड क्लॉज में इफ आता है, मतलब दूसरा वाला वाक्य पहले, बाद में वो इफ का वाक्य आएगा। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ रियल कंडीशनल, कि ये जो रियल कंडीशनल है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसा कि पहला देखते हैं फ्यूचर कंडीशंस के लिए, पहला स्ट्रक्चर है फॉर फ्यूचर कंडीशंस। फॉर फ्यूचर कंडीशंस के लिए क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वाक्य की शुरुआत किससे होगी, इफ से हो सकती है, ओके। उसके बाद में क्या आ सकता है, इफ के बाद में क्या आएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, आई वी यू दे, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, इफ में आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट, कॉमा के बाद दूसरा सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर के लिए विल यूज कर सकते हो, कैन यूज कर सकते हो, मे यूज कर सकते हो, या फिर मस्ट जो है वो आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो वर्ब है उस वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, पहला फॉर्म। और वर्ब के पहले फॉर्म को हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो नोन एज द, उसका मतलब क्या होता है, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे, बेस फॉर्म आएगा, ठीक है। ये आता है एक पहला स्ट्रक्चर है, मतलब अगर इफ से शुरू होता है वाक्य तो ये हो गया पहला। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ सकता है, इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें। कैसे कर सकते हैं उल्टा, कि सीधे सीधे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ सकता है, विल आ सकता है, कैन, में, मस्ट आएगा, ठीक है। ये हमने लिया है। उसके बाद में क्या आएगा, फिर दूसरा, दूसरा क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब कौन से फॉर्म में, बेस फॉर्म में। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आएगा वाक्य में इफ, क्या आएगा, इफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एसपीटी माने सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पे यूज होगा। ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर से हम वाक्य जो है वो बना सकते हैं। आया समझ में, गॉट इट, ओके। चलो अब हम उदाहरण लेते हैं।
नाउ if I become rich, I will lend you some money. If I become rich, I will lend you some money. अगर मैं अमीर बना तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इफ यू go alone at night, if you go alone at night, comma, you may be robbed, you may be robbed. If you go alone at night, you may be robbed, ठीक है। अगर आप रात में अकेले जाते हो तो आपको चोरी हो सकती है, आपकी चीजें चुराई जा सकती है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इफ यू गो आउटसाइड, if you go outside, you must wear heavy clothes. You must wear heavy clothes. हेवी मतलब अच्छे कपड़े, हेवी मतलब वजनदार नहीं, अच्छे दिखने वाले। जब आप किसी फंक्शन में जाओगे ठीक ठाक कपड़े पहन के जाओगे। ये इफ से वाक्य की शुरुआत है। कभी कभी इफ वाक्य के बीच में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं, आई कैन मेक यू स्पीक, I can make you speak if you practice hard. I can make you speak if you practice hard. I can make you speak if you practice hard. इथे if कुठे आलंय, वाक्याच्या मध्यभागी आलंय, म्हणजे दुसरं जे स्ट्रक्चर आहे तो दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार हमने यहाँ पे क्या किया है, if को यूज किया है। इज दिस क्लियर, गॉट इट अंडरस्टूड। ये ध्यान रखना, ये क्या हुआ, पहला कंडीशन है फ्यूचर के लिए। किसके लिए, फ्यूचर के लिए। मतलब if के वाक्य में क्या आया है, प्रेजेंट सिंपल आया है, तो अगले वाक्य में क्या आएगा, फ्यूचर टेंस आएगा। अगर आपने विल लगाया, शाल लगाया, वो फ्यूचर होगा। जैसे कि इफ आई बिकम रिच, अगर मैं अमीर बना, आई विल लेंड यू सम मनी। यहाँ पे क्या है, इफ के वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस है और अगले वाक्य में क्या है, फ्यूचर सिंपल आया है। इफ यू गो अलोन एट नाइट, यू विल बी रॉब्ड। अगर आप रात में अकेले जाओगे तो आपको लूट मार। ये वाक्य जो है, ये बोलोगे सर ये रॉब्ड क्या है, ये पैसिव वॉइस में है वो फ्यूचर सिंपल टेंस। यू मे बी रॉब्ड मतलब कोई आपसे कोणीतरी तुमच्या वस्तू हिसकाटून घेईल, ठीक है। इसमें प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है। इफ यू गो आउटसाइड, यू मस्ट वियर हेवी क्लोथ्स। आई कैन मेक यू स्पीक इफ यू प्रैक्टिस हार्ड। अब यहाँ पे देखिए, आई कैन मेक यू स्पीक मतलब ये पहले नॉर्मल है, यहाँ पे प्रेजेंट, ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में। और इफ यू प्रैक्टिस हार्ड मतलब क्या है, हमने क्या किया, आइदर आप विल यूज करोगे, कैन यूज करोगे, मे और मस्ट। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे। हम ऐसे भी ले सकते हैं, ओके, आई विल मेक यू स्पीक इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, ऐसा भी चलेगा। मतलब आप कैन को विल से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। आई और ये भी बोल सकते हो, आई मस्ट मेक यू स्पीक इफ यू प्रैक्टिस हार्ड। सो एनी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द गिवन सेंटेंस। पहला रूल समझ में आ गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखा हमने फ्यूचर कंडीशंस के लिए। अब हमको देखना है हैबिचुअल कंडीशंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। हैबिचुअल कंडीशंस के लिए अब देखते हैं हैबिचुअल कंडीशंस के लिए। अच्छा, हैबिचुअल में क्या होगा दोस्तों, सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। मतलब इफ के वाक्य में भी प्रेजेंट सिंपल ही होगा और अगले वाक्य में भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, हैबिचुअल का मतलब क्या है, आदत। आदत है ना, मान लो कोई कोई नशेड़ी व्यक्ति है, जैसे ही उसके पास पैसा बचेगा वो देशी दारू की दुकान में जाके 90 लगा लेगा। मतलब जैसा मुझे आदत है कि मैं जब भी एबीसी मार्केट की तरफ जाता हूँ, एक्चुअली आई 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 रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग देयर, मैं वहाँ जाना अवॉइड करता हूँ नॉर्मली। क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो अननेसेसरी मैं किताबें खरीदता हूँ। मतलब रसिक साहित्य आहे, बुक टेल्स है, दुकानात गेलो की काही ना काहीतरी आपल्याला, कभी कोई बायोग्राफी आपको दिख जाती है,
कधी कुठलं सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशनचं पुस्तक दिसतं, कधी तुम्हाला एखादं अवांतर पुस्तक आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या विषयांवरचं काही नवीन दिसलं की मग माणसाला असं वाटतं जाऊ दे यार काय करायचं, म्हणजे नॉट नेसेसरी कि मेरे पास जो किताबें है वो मैं सभी पढ़ता हूँ, लेकिन जब भी कोई बुक फेअर आता है या कुछ है तर ते मोह होतो की असं वाटतं आपल्या कपाटात हे पुस्तक असलं की बरं वाटतं आपल्याला, भले आपण ते वाचत नसू. तो जैसे मतलब जब भी मेरे पास पैसा होता है, एक्स्ट्रा मनी है कुछ बचा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, किताबें खरीद लेता हूँ, चाहे फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. मुझे लगा कि यार अब मेरे पास कुछ पैसे हैं एक्स्ट्रा इस महीने, तो मैं क्या करूँगा, किताबें खरीद लूँगा या कहीं फिर कुछ ड्रामा देखने जाऊँगा, कंसर्ट देखने जाऊँगा. तो वैसा है, अब ये हैबिट है कि जब भी मेरे पास पैसा होता है मैं अवान्तर जो किताबें हैं वो खरीद लेता हूँ. ये एक प्रकार का शौक है, मान लो एक हैबिट है. तो अब ये हैबिचुअल है कि जब जब पैसा है तब तक किताबें खरीदता हूँ. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कैसे आएगा प्रेजेंट सिंपल में, जैसे कि आई बाय बुक्स इफ आई हैव मनी, और इफ आई हैव एक्स्ट्रा मनी आई बाय बुक्स, मतलब जब भी मेरे पास पैसा है मैं बुक्स लेता हूँ. मतलब यहाँ पे हैबिचुअल कंडीशन जो है, यहाँ पे दोनों टेंस, मतलब इफ का क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा और दूसरा वाला क्लॉज भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा. ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों. अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आएगा, सबसे पहले आप इफ ले लोगे, इफ के बाद में क्या आएगा आपका, वाक्य का सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्या यूज करोगे आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो आप यूज करोगे, ठीक है. फिर इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा वाक्य का दूसरा सब्जेक्ट, कॉमा के बाद क्या आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद भी क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एसपीटी माने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही वहां पे यूज किया जाएगा, ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर को हम उल्टा भी कर सकते हैं, वाक्य इफ जो है वो वाक्य के बीच में भी आ सकता है. तो यहाँ पे कैसे होगा दूसरा स्ट्रक्चर, इसका दूसरा स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पे यूज किया जाएगा, फिर वाक्य में यूज किया जाएगा इफ, और इफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, अब इसके मैं एग्जांपल बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे कि इफ आई हैव, if I have the money, if I have the money, comma, I always buy books. If I have the money, I always buy books. मतलब जब भी मेरे पास पैसा है तब भी मैं बुक लेता हूँ. अब देखिए गाइस, इसको थोड़ा आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो पहला यहाँ पे क्या है, टेंस है, ये किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, इफ आई हैव द मनी. और आई ऑलवेज बाय बुक्स, ये भी किस में है, प्रेजेंट सिंपल में ही हमने क्या किया है, यूज इसको किया है. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पे. मान लो आपका कोई फ्रेंड है, जब भी उसको ब्रेक मिलता है काम से वो फोन कर लेता है आपको. आप उदाहरण लेते हो, इफ इफ जेनी गेट्स अ ब्रेक, JEEY, if Jenny gets a break, comma, she always calls me. If Jenny gets a break, she always calls me. हमने क्या लिया है यहाँ पे, ये उदाहरण लिया है, ठीक है. चलिए अब उस वाक्य को थोड़ा टर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, she works hard if the payment is good. शी वर्क्स हार्ड इफ द पेमेंट इज गुड. अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसका अगर आपको अच्छा खासा तनख्वाह मिल रही है तो आप काम करोगे ना. मतलब अगर मैंने आपको, आपकी मान लो मजदूरी 100 रुपये है, मैंने आपको बोला कि चलो मैं 150 रुपये देता हूँ, तो आप काम करते समय क्या करोगे, पूरी एनर्जी के साथ करोगे. इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय से अच्छा काम करवाना है तो उसे अच्छा रेम्यूनरेशन देना भी बहुत ज़रूरी है. जैसे IT सेक्टर में लोग काम करते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का पैकेज है,
तो कंपनी आपको 50 लाख साल का देती है तो आपसे वो 500 करोड़ का काम भी करवाती है, क्योंकि फोकट में सैलरी कोई आपको देगा? हमारे घर पे काम वाली बाई को भी हम क्या करते हैं, 2 मिनट चैन से नहीं बैठने दे, काकू ते धून काढ़ा हे करा ते करा। हमको लगता है हम पैसे दे रहे हो तो हम काम क्यों ना करवाए, या हम भी कहीं काम को जाते हैं। जब कहीं काम को जाएंगे, जैसा मुझे कहीं पढ़ाने जाना है, 2 घंटे का सेशन है तो आप स्किल पे लेना है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो थोड़ी बोलेंगे सर आधा घंटा आप ऐसे ही बैठे रहो, 1.5 घंटा पढ़ाओ। तो आपको पैसे दे रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। अब इस वाक्य को आप देखिए, शी वर्क्स हार्ड इफ द पेमेंट इज गुड। शी वर्क्स हार्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इफ के वाक्य में भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल ही क्या है, टेंस है। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। मतलब क्या होता है कि हैबिचुअल कंडीशनल जो है, इसमें दोनों सेंटेंस, चाहे वो इफ का सेंटेंस हो या दूसरा सेंटेंस हो, दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस ही क्या होता है, यूज होता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि या तो प्रेजेंट टेंस में वो चीज हमेशा बार बार होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव द मनी आई ऑलवेज बाय बुक्स। मेरे पास पैसा होता है मैं बुक खरीद लेता हूँ। मतलब ये चीज कैसी है, रिपीटेटिवली होती है, ये हैबिचुअली होती है। इसीलिए या हम कह सकते हैं सर, वेन एवर आई हैव फ्री टाइम आई वॉच मूवीज, ऐसा हम उदाहरण ले सकते हैं। so whenever I get free time in the evening I do watch news debate। जब भी इवनिंग में मेरे को टाइम मिलता है मैं न्यूज डिबेट देख लेता हूँ। सेंटेंस कैसे है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, whenever I have free time I do watch, या हम ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे, या इफ आई हैव फ्री टाइम, सॉरी whenever की जगह पे इफ ले लीजिए। ओके, इफ I have free time I do watch news debate। whenever I have free time I do watch news debate। दोनों टेंस कैसे है, दोनों कैसे है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, चलिए ये हमने देखा, आया समझ में यहाँ पे। अब देखा हमने रियल कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अनरियल कंडीशनल। अब हम समझते हैं कि ये अनरियल कंडीशनल क्या है। अनरियल कंडीशनल जो है क्या है, अच्छा अनरियल का मतलब क्या है दोस्तों, जो रियल नहीं हो सकता। समजा आपण एक वाक्य घेतो, सर मी जर श्रीमंत व्यक्ती असतो तर मी संपूर्ण जग फिरलो असतो। श्रीमंत असतो तर फिरलो असतो, मी श्रीमंत आहे का, नाही। फिरलो का मी कुठे, नाही। आपल्याला अजून सिंहगड पण माहिती नसतं बऱ्याच लोकांना, आहे की नाही। तुम्हाला माहित आहे यूरोप कंट्रीज में, मेरे कुछ दोस्त है वहाँ पे, तो यूरोप में जैसे हमारे यहाँ पे जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसको रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो। अगर आपके पास पैसा है, चाहे फिर आपका कैरेक्टर कैसे भी हो, चाहे आपने वो पैसे करप्शन से कमाए हो, चाहे वो आपने पैसे लूट के कमाए हो, चोरी से कमाए हो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, पैसा है उसके पास। अदरवाइज आप देखिए समाज में होना क्या चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर या कोई व्यक्ति करप्शन से अगर पैसा कमाता है तो समाज को उसका द्वेष करना चाहिए। लेकिन क्या आपने ऐसे होते हुए देखा है, आप पैसे किसी भी तरीके से कमा लो, आपके पास अगर है तो फिर आपके रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, एवरीबडी यू नो विल बी योर सर्वेंट। हर कोई आपकी मदद के लिए, आपका नौकर बनने के लिए तैयार है, चाहे रास्ता कुछ भी हो। तो अब उदाहरण हम यहाँ पे, जैसा एक अनरियल कंडीशनल है कि सर मेरे पास पैसा होता तो मैं घूमता, तो पैसा तो है ही नहीं, तो घूमने से तो ना रहा, खाली हम क्या करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं ना। हमारे एक स्वामी जी ने उस दिन एक स्टेटस रखा था, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक एक वाक्य रखा था, अभी कोल्हापुर में पोस्टेड है वो आश्रम में। तो वेरी लर्नेड पर्सन, वी सफर अ लॉट इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब रियलिटी में हमें जितनी तकलीफ होती है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ हमें इमेजिनेशन में ही होती है। जैसा मान लो अभी मुझे यहाँ से पैदल मुंबई जाना है, पैदल ही जाना है, नहीं है मेरे पास पैसे, वॉक कर कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर, चलो मान लो 3 दिन लग जाएंगे, मदा मदा मुक्काम करत करत जाऊया, या एक दिन में भी आदमी नहीं जा पाएगा तो ठीक है 3 दिन ले लो। तो हमारा सफ़र शुरू करने से पहले हमें क्या दिक्कतें आएगी उसका हम पहले ही दिमाग में चित्र बना लेते हैं। पाऊस आला मधात तर कसं होईल सर, जेवायला नाही मिळालं तर कसं होईल, झोपायला जागा नाही मिळाली तर कसं होईल, एवढा हायवे आहे, रस्त्याने एखाद्या गाडीने मला उडवलं तर काय होईल। म्हणजे वास्तविकतेत जे होणार है त्याच्या आधी तुमची सफरिंग कुठे सुरू झाली है, यहाँ इमेजिनेशन में हम सफ़र कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि सक्सेस का जो आनंद है, हैप्पीनेस है,
वो भी सबसे पहले आपको इमेजिन करना है। मतलब हम लोग अपने आप को कोसते हैं, जैसे कि आपका मान लो दिन भर आपने सोचा पढ़ाई करने का, नहीं हो पाया किसी कारणवश, आपने मोबाइल देख लिया, सो गए। तो जब हम सोने जाते हैं तब हम अपने अपने आप को कोसते हैं कि अरे यार मैं कितना बुद्धू हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम अपने आप को निगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वही निगेटिव इंस्ट्रक्शंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है की मी आळशी आहे सर, नाही मला नाही जमत सर, ते इंग्लिश नाही बसत डोक्यात, ते किती वाचलं तरी माझ्या लक्षात बसत नहीं। आपका जो ब्रेन है ना दोस्तों, वो निगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। इसीलिए अपने आप को आप जितना पॉजिटिव रखोगे या पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसका उतना फ़ायदा है। मतलब वो चीज़ जब से मैंने पढ़ी ना, मैं बहुत सोच रहा हूँ उस पर, और मैंने ज़्यादा सोचना भी बंद कर दिया, मतलब करियर के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो होगा वो होगा। लेकिन जो होगा उसके पहले हम क्या करते हैं, मेंटली फिजिकली सफ़र करते हैं। अब एक उदाहरण देता हूँ आपको लास्ट में। अब आप एक कभी भी आप एक बात सोच के देखिए, तुम्ही काही लोक पाहिले असेल, सुखवस्तू घरातले आहेत, मुलगा असेल, मुलगी असेल, खायला प्यायला अगदी छान आहे, पण तब्येत जी है ना ती सुदृढ़ नहीं है। चेहरे पे हमेशा टेंशन दिखता है, खाना बहुत खाते हैं लेकिन बॉडी उनकी दिखती नहीं। काही लोक असतात चटणी भाकर खाऊन अगदी टणटणीत है। तो ध्यान रखना कि अगर मेंटली आप अनस्टेबल हो, तो फिर आपको रोज घी भी खिलाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मेंटली आप अगर फ्री हो, तो फिर आप चपाती रोटी खा के भी आप एकदम स्वस्थ जो है वो रह सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि लाइफ में क्या होगा, जो होगा जब होगा तब देखा जाएगा। हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को, और वो इमेजिनेशन अगर निगेटिव है तो हमारी बॉडी उसी निगेटिव वे से अडॅप्ट करना सुरू करते। समजा सिंहगड किल्ला चढायचा आहे, तुम्ही सुरुवातीलाच सांगितलं अरे काल माझी झोप पण नाही झाली, पोटभर जेवण पण नाही केलं, खूप दिवस झाले व्यायामाची सवय नाही, मला किल्ला चढताना पायात गोळे आले तर काय होईल, मग मला घसरलो तर मी काय होईल, आलं की नाही डोक्यात? मग तुमची बॉडी बरोबर तशीच तुम्हाला सिग्नल देते, थोडं चाललात की पायाला गोळे येतात, नाही सर हमसे ना हो पावेगा, हम चलते हैं वापस। इमॅजिनेशन, रियालिटीमध्ये काय होईल याचा विचार केला का आपण? तेच जर आपण स्वतःला म्हटलं अरे ठीक आहे यार सगळे लोक चढतायत, मी पण चढून घेईल, काय हरकत आहे, थोडा पायाला त्रास वाटला थोडा बसेल, परत प्रवास सुरू करेल, आहे की नाही, 2 तासाच्या ऐवजी 4 तास लागतील, हा विचार जर केला तर तुमची बॉडी त्या पॉझिटिव्ह वेने तुम्हाला रिॲक्ट करते। बट अनफॉर्च्युनेटली आपण असं करत नाही। 99.99% पीपल हे निगेटिव्ह विचार करतात, म्हणून जे लोक सक्सेसफुल असतात ते फार कमी असतात। बिलेनियर मोजकेच आहेत, 10-15 लोक आहेत देशात किंवा जगात। लोकसंख्या जगाची 750 कोटी, 750 कोटीपेक्षाही जास्त आहे, पण बिलेनियर मात्र किती आहेत, 10-15च लोक आहेत ना। भारतात अंबानी अदानी एक एकच आहेत, दुसरं कोणी आहे का त्यांच्या जवळपास? का नाही आहे? कारण आपली जी थिंकिंग प्रोसेस आहे ना, कुठेतरी ती हॅम्पर म्हणजे आपण पहिल्याच गिअरमध्ये गाडी चालवतोय, बाकी गिअरच आपण टाकायला तैयार नहीं। एनीवे आप लोग बड़े बच्चे, अब इसके बारे में सोचिए, मैं ज़्यादा इस पे आपको बोलूँगा नहीं। मैंने मतलब कुछ चीज़ें जो होती है वो खुद समझना होता है, मैंने आपको सिर्फ क्लू दिया है। अब आप घर पे जाओगे तो आपको सोचना है की मैं आपको एक्झॅक्टली क्या बताना चाह रहा था, म्हणजे मी स्पष्ट शब्दात सांगत नाही आहे, तुम्हाला ते आता आकलन करायचं, कॉम्प्रिहेन्शन करायचं कि मुझे इस उदाहरण से आपको एक्जैक्टली क्या बताना था। एनीवे, अब अनरियल कंडीशनल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंडीशन जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुई, और जो हम चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं एक्टर होता तो माधुरी दीक्षित से शादी करता, अगर एक्टर होता तो उससे शादी करता, मैं एक्टर हूँ नहीं हूँ, तो बेचारी को प्राप्त करने का कोई स्कोप ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ये अनरियल है, मतलब नाइदर प्रेजेंट में, नॉर पास्ट में, नॉर फ्यूचर में ये चीज़ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती। इसीलिए हिंदी में इसको उर्दू में कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। अरे क्या बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे हो, मतलब सपने में ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चलिए, अब गाइस हमेशा ध्यान रखना कि अनरियल कंडीशनल क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल कंडिशन्स को एक्सप्रेस करते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है गृहीतके, जे खरं होऊ शकत नाही, आय मीन दे डू नॉट हॅव द पॉसिबिलिटी टू अकर इन द पास्ट, प्रेझेंट ऑर फ्युचर। म्हणजे पास्ट प्रेझेंट फ्युचर मध्ये ते सत्य होऊ शकतात का, त्या गोष्टी नाही, बट आपण काय करतो की असं होऊ शकलं असतं, असं झालं असतं, हे आपण दाखवतो। त्याची डेफिनेशन कशी आहे, द अनरियल कंडिशनल एक्सप्रेसेस, द अनरियल कंडिशनल expresses hypothetical conditions, expresses hypothetical conditions which have no possibility
which have no possibility to occur in the past, present और फ्यूचर। मतलब ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बिल्कुल ही सच नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अनरियल कंडीशनल। अब अनरियल कंडीशनल के नाउ लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब आपको एग्जांपल्स देते हैं हम यहाँ पे। इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच। देखिए आई के बाद अगर आपने वर यूज किया, ये इमेजिनरी सेंटेंस है। कैसा है? दिस इज इमेजिनरी सेंटेंस। आपण कल्पना के लिए की जर मी श्रीमंत असतो तर, कि अगर मैं अमीर होता तो, मतलब आपने इमेजिनेशन किया है। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल दी होल वर्ल्ड। ओके, ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? जैसा सर मेरे पास अगर कार होती तो मैं कहीं पे भी जाता, लेकिन कार मेरे पास है नहीं है, तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। तो हम उदाहरण ले सकते हैं। इफ आई हैड अ कार, कामा आई वुड गो एनीवेयर। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम और एक उदाहरण ले सकते हैं अनरियल के लिए। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव सर्टनली कम। अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता, लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं बुलाया, तो मेरे आने का कोई सवाल पैदा होता है? बिल्कुल ही सवाल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लो। गॉट इट? हो गया? ठीक है, अब देखते हैं गाइस इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है। ठीक है, अनरियल कंडीशनल जो है ना, इसके दो प्रकार के स्ट्रक्चर है। तो इसका पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि कैसे आता है। अच्छा, पहले स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? इफ यूज करेंगे। क्या? इफ यूज करेंगे। इफ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। इफ के वाक्य में अब की बार क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज होगा। और उसके बाद फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? वुड आ सकता है। वुड आ सकता है। क्या आ सकता है? वुड, कुड, या फिर आ सकता है माइट। या फिर आ सकता है माइट आ सकता है। और उसके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? पहले फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? पहले फॉर्म में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा स्ट्रक्चर कैसे होगा? अगर इफ ये सेकंड वाक्य में आएगा तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वुड, कुड, माइट, वुड, कुड, माइट। ठीक है, वुड, कुड, माइट, प्लस आएगा V1। ओके, और V1 के बाद क्या आएगा? इफ, इफ के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में सिंपल पास्ट टेंस। गॉट इट? अंडरस्टूड? ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर है इसके। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। नाउ उदाहरण है, इफ आई हैड द मनी। अगर मेरे पास पैसा होता, कॉमा आई वुड बाय यू अ न्यू फोन
इफ आई हैड द मनी आई वुड बाय यू अ न्यू फोन। ओके, दूसरा, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड नॉट सपोर्ट, I would not support war policies. If I were the PM of India, Prime Minister of India, I would not support war policy. तो PM ऑफ इंडिया की जगह पे आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अमेरिका भी कर सकते हैं। मतलब कितना दोगला इंसान है वो। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वो उसको कंडेम करता है, लेकिन इसराइल जो पैलेस्टाइन में कर रहा है गाजा पट्टी में, उसको कंडेम करेगा नहीं। ईरान ने छक्के छुड़ा दिए थे इसराइल के। ईरान ने ना नाकीनं आणलं होतं इस्रायल, आयरन डोम फेल केलं होतं। अमेरिका अगर इंटरव्यून नहीं करता ना, इसराइल की बैंड बच चुकी होती अभी तक, है ना। गाजा पट्टी में वो रोज लोगों को मार रहा है। एनीवे इंटरनेशनल मैटर है वो, बट रशिया यूक्रेन में मार रहा है तो दिक्कत है, इसराइल गाजा पट्टी में मार रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ड्यूअल स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। चलिए अब उसके बाद में और एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि I or might she might she might do that if she had time। अगर उसके पास टाइम होता तो वो इस चीज को करती। मतलब आपने क्या किया कि इफ का वाक्य जो है वो भी पास्ट सिंपल में, और दूसरे वाक्य में क्या आएगा, वुड, कुड, माइट, इसमें से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना है। आया समझ में? गॉट इट, अंडरस्टूड? नोट कर लिया आपने? नोट कर लो इसको। अब देखना है दोस्तों हमको पास्ट परफेक्ट कंडीशन क्या है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या कंडीशन है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, अब देखिएगा इस पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा कि सबसे पहले तो इफ आएगा, इफ के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद में दूसरा आता है सब्जेक्ट। फिर आप यहाँ पे यूज करोगे कुड, वुड, शुड। फिर उसके बाद में आएगा माइट, ought to, ought to, plus have, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड? ये स्ट्रक्चर आएगा। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को उल्टा भी कर सकते हैं हम। अब आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए पहले, फिर बाद में लिखिए। अब देखो मैं लेता हूं, इफ आई हैड प्लेड वेल, इफ आई हैड प्लेड वेल, अगर मैं अच्छा खेलता, आई वुड हैव, I would have won the match। If I had played well, I would have won the match। मतलब देखिएगा इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप क्लोजली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा इफ आई हैड प्लेड वेल, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे आई वुड हैव वॉन द मैच, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शी could have she could have passed the exam, she could have passed the exam if she had studied harder,
शी कुड हैव पास द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। अगर उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होती तो वो एग्जाम पास कर सकती थी, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम पास करने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? ओके, दूसरा, दे they ought to have they ought to have they ought to have obeyed my order. They ought to have obeyed my order if I had instructed them. They ought to have obeyed my order if I had instructed them. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है। दिस इज समथिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यस मोहिनी, आपने सवाल पूछा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज बेस फॉर्म। यस एब्सोल्युटली, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना V1, उसी को बेस फॉर्म कहते हैं। सो डू नॉट गेट एनी कंफ्यूजन, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, मतलब इफ के वाक्य में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अगले वाक्य में क्या आएगा, वुड, कुड, शुड, ऑट टू, माइट प्लस हैव, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सर इफ आई हैड बीन इन्वाइटेड बाय हिम आई वुड हैव सर्टेनली गॉन टू हिज होम। अगर उसने मुझे बुलाया होता या उसके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया होता, मैं निश्चित तौर पे वहां जाता। तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। आया समझ में यहाँ तक? अब एक लास्ट वाला स्ट्रक्चर इसका समझना है हमको। वो समझना है कभी कभी वाक्य की शुरुआत ही हैड से होती है। किससे होती है? हैड से होती है। फिर वाक्य की शुरुआत हैड से है, हैड के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है पास्ट पार्टिसिपल में, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, यस मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वुड, कुड, या तो आप वुड यूज कर सकते हो या तो फिर आप कुड यूज कर सकते हो। समटाइम्स आप कुड के जगह पे माइट भी यूज कर सकते हो, माइट प्लस हैव, और हैव के बाद में अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो आप यूज करोगे। ठीक है, अब जैसा उदाहरण देखिए, हैड आई हैड आई रीच्ड हैड आई रीच्ड ऑन टाइम, अगर मैं समय पे पहुंच जाता, हैड आई रीच्ड ऑन टाइम आई कुड हैव आई कुड हैव मेट हर, अगर मैं समय पे पहुंच जाता तो मैं उससे मिल लेता। हैड आई रीच्ड ऑन टाइम आई कुड हैव मेट हर, अगर मैं समय पर पहुंच जाता तो उससे मिल लेता, लेकिन उसकी फ्लाइट चली गई और मेरा मिलना रह गया। म्हणजे मी वेळेवर पोहोचलो असतो तर तिला भेटू शकलो असतो, या अर्थाने। ठीक है, दूसरा हम उदाहरण वाक्य लेते हैं, हैड शी फाउंड आउट हैड शी फाउंड आउट हु द कल्प्रिट इज, अगर उसे पता चलता कि दोषी कौन है, हैड शी फाउंड आउट हु द कल्प्रिट इज शी वुड हैव शी वुड हैव इन्फॉर्म्ड शी वुड हैव inform the police. Okay, had she found out who the culprit is she would have informed the पुलिस। ठीक है, अगर उसे पता चलता कि दोषी कौन है तो निश्चित तौर पे वो पुलिस वालों को बताती। आया समझ में गाइस? ये देखा हमने कंडीशनल का स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है वो यहाँ पे देखा है। ठीक है, अब जो हमने देखा है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन जब आएगा एग्जामिनेशन में तो हमें ये बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउ अलाउ मी टू take you that particular practice. Okay, now conditional sentences exercise with practice and explanation. Water boils, you heat it to 100 degree centigrade unless until if although, क्या आएगा बताओ? वाटर बॉइल्स, क्या आएगा? वाटर बॉइल्स
इफ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, इफ यू हीट इट म्हणजे हैबिचुअल है ना, कि जब भी पानी को आप, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पानी उबलने लगेगा। मतलब जब आइस है तो सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में, और उसका क्या होता है, वेपर। वेपर को कलेक्शन करोगे, कंडेंसेशन प्रोसेस करोगे, तो फिर से पानी तयार हो जाता है। ठीक है, चलिए। आता पावसाचं पडणारं जे पाणी आहे ना, ते बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर है। हम लोग जब, व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन बीएससी, हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते थे, तो हमारे सर क्या करते थे, बारिश के दिनों में जो लॅब के ऊपर छत आहे ना, त्या छतावरती त्यांनी एक मेन कापड टाकलेला होता आणि त्याला एक पाण्याची एक नळी काढलेली होती। ते सगळं मेन कापड मधलं पाणी आम्ही ते डिझेलच्या कॅना असतात ना, त्या कॅनमध्ये भरून ठेवायचं, आणि तेच पाणी डिस्टिल्ड वाटर म्हणून आम्ही प्रोजेक्ट करायला प्रैक्टिकलसाठी वापरायचो। क्योंकि ऊपर का जो पानी है वो न्यूट्रल पीएच है उसका, मतलब आप डायरेक्टली उसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। वरचं पडणारं जे पानी है ना, ते तुम्ही तुमच्या शरीरासाठी ते चांगलं नहीं है प्यायला। जब वो जमीन पे गिरता है तो उसमें मिनरल्स मिक्स होकर फिर उसके सलाइनिटी और पीएचडी में बदल आता है। तो डिस्टिल वॉटर जे आपण बॅटरीत टाकतो ना, ते न्यूट्रल पीएच असलेलं आहे। तर तसंच आता तुम्ही पाण्याला काय केलं, 100 डिग्री तापमान दिलं की ते उकळतं, म्हणजे हॅबिच्युअल कंडिशनल आहे। मग दोन्ही टेन्स प्रेझेंट सिम्पल मध्ये। दुसरं, इफ ही वॉन्ट्स टू प्ले द वायोलिन, आय द पियानो फॉर हिम, प्ले, शाल पे, आई एम प्लेइंग, हैव प्लेड। इफ ही वॉन्ट्स टू प्ले द वायोलिन, आई शाल प्ले द पियानो फॉर हिम। अगर वो वायोलिन बजाना चाहता तो मैं उसके लिए पियानो बजाऊंगा। नाउ इफ आई हैड मच मनी, आई will help the distressed people, would have helped the distressed people, would help the distressed people, would have been helped the distressed people। if I had much money, I would have helped, I would help the distressed people। इथे if I had past simple आहे ना, had नंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप आलं तरच ते past participle आहे। if I had much money past simple आहे, मग काय येईल, I would help the distressed people। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है दोस्तों, पास्ट सिंपल है म्हणून तसं आलं। नाउ इफ द ड्राइवर हैड बीन मोर केअरफुल, द ऍक्सिडेंट माइट नॉट हैव अकर्ड, would not be, might not have been, might not। if the driver had been more careful, the accident might not have happened। क्या आएगा, might not have occurred। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते समय केयरफुल होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। ठीक है, नाउ had I known in advance, I would take enough money to, will take, would have taken। had I known in advance, अभी देखो had वाला देखा ना हमने, had I known पास्ट परफेक्ट है, अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं ज्यादा पैसे लेता। बताओ क्या आएगा, had I known in advance, I would have taken इनफ मनी। मला जर आधीच माहिती असतं तर मी पैसे घेतले असते सर, म्हणतो ना आपण, अहो सर मला जर माहिती असतं तुम्ही येणार आहात तर मी तुम्हाला घ्यायलाच आलो असतो। म्हणजे कसं, सर हॅड आय बीन इन्फॉर्म्ड दॅट यू आर कमिंग, आय वुड हॅव कम टू पिक यू अप। नाउ if I had known you were coming, if I had known you were coming, I would go to the station, I had gone to the station, I would have gone to the station, I would be going to the station। if I had known you were coming, I would have gone to the station। मला माहिती असतं की तुम्ही येणार आहात तर मी स्टेशनला आलो असतो। नाउ he to see us, if he had been able to, would have come, may have come। he would have come to see us if he had been able to। अगर उसकी क्षमता होती तो हमें देखने आ जाता। had I been a king, जर मी राजा असतो तर, अगर मैं राजा होता, I had helped the poor, would have helped the poor, have helped the poor, helped the poor। had I been a king, I would have helped the poor। अगर मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। हमारे यहाँ तो राजा खाली जनता को लूट के अपना भला करने में लगे हैं। नाउ इफ आई हैड अ टाइप राइटर, अगर मेरे पास एक टाइप राइटर होता, I will type myself, I would have typed myself, I would type myself, I will be typing myself। if I had past simple आहे तो क्या आएगा, I would type myself। म्हणजे माझ्याकडे टायपिंग मशीन असायची आधी, कट 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 कोर्टा बिरटामध्ये चालायची, अजूनही काही ठिकाणी ते वापरल्या जातात। आता टायपिंग टेस्ट पण कम्प्युटरला होते, आधी ऑफिसेसमध्ये काय असायचे, कागदपत्र टाईप करताना कट 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 टायपिंग असायचं। चला, had I the wings of a bird, जर अगर मेरे पास पंछियों के पर होते, I flew in the sky, I could fly in the sky, I fly in the sky, would have flown in the sky। I had the wings of a bird पास्ट सिंपलच आहे, कसं येईल मग, had I the wings of a bird, I could fly,
आय कुड फ्लाय इन द स्काय, कारण काय आहे, पास्ट सिंपल आहे ना, मग पास्ट मध्ये कुड येईल. नाव सॉरी, वी हॅड अ बोट वी विल क्रॉस द रिव्हर. हा इफ येते, इफ वी हॅड अ बोट, जर आमच्याकडे बोट असती तर आम्ही नदी पार केली असती, तर कसं येईल, इफ वी हॅड अ बोट, इफ वी हॅड अ बोट वी वुड क्रॉस द रिव्हर. व्हेरी गुड. नाव इफ शी हर आइडेंटिटी कार्ड शी इन ट्रबल, लूजेस वुड बी, लॉसेस विल बी, क्या आएगा, वेरी गुड. इफ शी लूजेस हर आइडेंटिटी कार्ड शी विल बी इन ट्रबल. आपका आईडी कार्ड खो गया, जैसे एयरपोर्ट पे चले गए, पासपोर्ट ही गायब हो गया. अब पासपोर्ट नहीं है तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो नहीं सकता. नेशनल ट्रैवलिंग किस पे हो सकता है, आधार कार्ड, वो भी कुछ नहीं रहा तो चलेगा, खाली मोबाइल के द्वारा ट्रैवलिंग हो जाएगा. क्यों, आधार कार्ड आपका मोबाइल में है, उसको स्कैन करेंगे, पूरी आपकी कुंडली उसी के अंदर होता है, टिकट विकेट सब बुक होता है, मतलब कोई नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए साथ में, मोबाइल होना चाहिए. मोबाइल साथ में है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, चलिए. नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट. If I find a bag in the street, I take it to the police. If I find a bag in the street, I took it to the police. If I find a bag in the street, I took it to the police. If I find a bag in the street, I had take it to the police. क्या आएगा, क्या आएगा, यस करेक्ट. दोनों क्या है, प्रेजेंट सिंपल में हैबिचुअल है, कि जब भी किसी की वस्तु मिलती है तो, वॉलेट मिलता है तो पहले वॉलेट के अंदर का माल निकाल लो फिर वापस कर दो, ऐसे करते हैं क्या नहीं, जिसका है उसको दे देंगे. चलिए, वेरी गुड. What would have happened if the bridge is broken, the bridge had broken, the bridge would have been broken, the bridge had been broken. अगर ब्रिज टूट जाता तो क्या होता, द ब्रिज हैड बीन ब्रोकन. अब यहाँ पे क्यों है, ब्रिज को किसी ने ब्रोक किया है, मतलब किसी ने तोड़ दिया है. व्हॉट वुड हॅव हॅपन्ड इफ द ब्रिज हॅड बीन ब्रोकन, अगर म्हणजे कोणी जर पुलाला तोडलं असतं तर काय झालं असतं. ठीक आहे, चलिए. चूज द करेक्ट sentence. If I had a camera, I would have taken some photographs. If I had a camera, I had taken some photographs. If I had a camera, I would take some photographs. If I had a camera, I would take some photographs. क्या आएगा, if I had a camera, I would take some photographs. हाँ, यानी बी सेम है, डी. ठीक है, बताओ कौन सा आएगा. इफ आई हैड अ कैमरा आई वुड टेक सम फोटोग्राफ्स, मेरे पास अगर कैमरा होता तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स ले लेता. नाउ you might have had a windfall if you had had an opportunity, if you had an opportunity, if you have had an opportunity, if you hadn't have an opportunity. नो, ये गाइस प्रेझेंट परफेक्ट का आहे वाक्य. एकाच वाक्यामध्ये हॅव हॅड, हॅज हॅड. पावसाचं वातावरण होतंय का, आलं पाहिजे, शेतीसाठी आवश्यक आहे. और हैव हैड, तो यहाँ पे क्या, इफ यू हैव हैड अ विंडफॉल, हॅव हॅड पास्ट परफेक्ट आहे म्हणून काय वापरलंय, पास्ट परफेक्ट इथे वापरलाय. ठीक आहे, हे प्रेझेंट परफेक्टचा युसेज शिकताना एकाच वाक्यामध्ये हॅव आणि हॅज एकत्र वापरतात, हॅड हॅड एकत्र वापरतात. जसं की आय हॅव हॅड द सेम फोन फॉर 5 years, उदाहरण घेतलंय. 5 वर्षापूर्वी तो फोन घेतला, अजूनही तो तसाच आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅड हॅड ए स्मॉल फोन बिफोर आय बॉट अ स्मार्टफोन. तर एकाच वाक्यामध्ये हॅव हॅड हॅज हॅड पण वापरतात. नाउ नेक्स्ट बघा, हैड हैड हम कब यूज करते हैं, कि जब आपको ये बताना है कि अभी आपके पास कोई चीज़ है, कोई किसी चीज़ का पोजेशन है, उसके पहले और कोई चीज़ थी. मतलब मेरे पास पहले स्मॉल फोन था, अभी मेरे पास क्या है, स्मार्टफोन है. अभी है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ करता था, स्मॉल फोन. तो मैं ये कहूँगा कि आई हैड हैड अ स्मॉल फोन बिफोर आई बॉट अ स्मार्टफोन. ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि I had had Maruti 800 before I bought Nexon. मतलब Nexon खरीदने से पहले मेरे पास मारुति 800 थी. I had had a bicycle before I bought a bullet bike. कोई भी उदाहरण है. और have had कब यूज करते हैं,
कि एक पास्ट के एक टाइम से अभी तक एक ही चीज आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड द सेम फोन फॉर द लास्ट 5 years। शी हैज हैड ग्रे हेयर सिंस हर चाइल्डहुड। बचपन से उसके बाल कैसे ग्रे है, बचपन में भी ग्रे थे तो वहां से लेके अभी तक कैसे है, ग्रे ही है, तो उस कंडीशन में यूज होता है। इफ यू डोंट वांट टू मिस द ट्रेन यू फिनिश योर टी सून। वुड रादर, हैड बेटर, विल, वुड। जर तुला ट्रेन मिस करायची नसेल तर लवकर तुझा चहा घे, नाही तर ट्रेन मिस होईल. If you don't want to miss the train, you would rather finish your tea soon. No, you had better. had better कधी वापरतात, कोणाला धमकी वजा सूचना द्यायची असेल तर, किसी को धमकाना है आपको, ये मेरा कहा नहीं। अब जैसा बारिश का मौसम है, if you do not carry the raincoat, you had better carry a raincoat with you, else you will get wet. रेनकोट साथ ले जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे, नहीं ले जाओगे तो भीग जाओगे। यू हैड बेटर स्टडी हार्ड एल्स यू विल फेल द टेस्ट। ज्यादा पढ़ाई करो नाही तो तुम टेस्ट फेल हो जाओगे। म्हणजे एखाद्याला धमकी वजा सूचना द्यायची आहे, ठीक आहे। एखादा मुलगा एखाद्या मुलीला त्रास देतो, मग ती मुलगी काय म्हणेल, यू हॅड बेटर गेट लॉस्ट अदरवाइज आय टेल द पोलीस। चालता हो इथून, नाही तर पोलिसांना सांगेल। म्हणजे काय झालं, धमकी वजा सूचना कि अगर आपने मेरा कहा नहीं माना तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस बहुत बुरे हो सकते हैं, ऐसा उसका हो सकता है। इफ यू हैड बेटर कीप क्वाइट इन द क्लास एल्स आई विल किक यू आउट। मतलब क्या है कि तुम शांत रहो नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना, हे बघ आत्ता जर तू धिंगाणा केला ना तुला मारल्याशिवाय राहणार नाही। त्याला धमकी वजा सूचना आहे की धिंगाणा घातला तर मारेल, म्हणजे काय केलं, धमकी वजा सूचना। मग कसं म्हणतो आपण, यू हॅड बेटर कीप क्वाइट एल्स यू विल बी सर्टनली बीटन। नाही तर मी तुला झपके दिल्याशिवाय राहणार नाही। काय केलं आपण, त्याला शांत करण्यासाठी थोडं धमकी दाखवली। नाव नेक्स्ट, हा कशामध्ये, नाही जनरली आपण ते वापरतो, याच्यात ती धमकी नाही आहे, पण हॅड बेटरचा उपयोग तसाच आहे बघा। हॅड बेटर कधी वापरतात स्पेसिफिकली, हॅड बेटर इज यूज टू से that if you do not follow the given advice then you will have to face the consequences। म्हणजे माझं म्हणणं जर तुम्ही ऐकलं नाही तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील। आता वाक्य पहा कसं आहे, इफ यू डोंट वांट टू मिस द ट्रेन, तुम्हाला जर तुमची ट्रेन मिस करायची नसेल, यू हॅड बेटर फिनिश युअर टी सून, तर लवकरच तू तुझा चहा संपव। म्हणजे चहा जर लवकर संपवला नाही तर तुझी ट्रेन काय होईल, मिस होईल। म्हणजे माझं म्हणणं जर तुम्ही ऐकलं नाही तर तुम्हाला त्याचा काहीतरी नुकसान होईल। म्हणजे बॅड कॉन्सिक्वेन्सेस साठी आपण काय वापरतो, हॅड बेटर वापरतो। म्हणजे याचे वेगवेगळे युसेज असतात। हा सेमी मॉडेल आहे ना, तर एकाच मॉडेलचे किंवा सेमी मॉडेलचे वेगवेगळे युसेज आहे। आता एखाद्याला मला म्हणायचंय की माझं म्हणणं जर तू ऐकलं नाही तर तू फेल होशील। समजा, यू हॅड बेटर लिसन माय ॲडवाइस अदरवाइज यू विल फेल द टेस्ट। हे झालं एक दुसरं मला धमकी द्यायची आहे तुम्हाला, यू हॅड बेटर कीप क्वाइट एल्स आय विल बीट यू। काय केला आपण, टोन आपला थोडासा काय झाला, धमकीचा टोन झाला। तर एकच मॉडेल किंवा एकच सेमी मॉडेल, त्याचा वेगवेगळा आपण काय करतो, युसेज करतो। तर इथे आपण काय केलंय, तेव्हा माझं म्हणणं जर ऐकलं नाही तर त्याचं रिपरकशन होईल। म्हणजे चहा जर लवकर संपवला नाही तर ट्रेन सुटेल, या अर्थाने आपण इथे हॅड बेटर वापरलाय। गॉट इट। वुड रादर चॉईस साठी यूज करतात। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सर आय वुड रादर डान्स इन द रेन दॅन प्लेइंग क्रिकेट टुडे। आज पावसात मला नाचायला आवडेल क्रिकेट खेळण्यापेक्षा। आज तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी थोड़ा बारिश में भीग जाऊं आज, ठीक है ना, बहुत दिन के बाद बारिश होने वाली है शायद। चलिए दूसरा, मोर हेल्प आई कुड कॉल माई नेबर। नीडेड मोर हेल्प आई शुड नीड, शुड आई नीड, आई हैव नीडेड। बताओ क्या आएगा, की मला जर मदत लागली तर मी माझ्या शेजाऱ्यांना सांगेल, तसं सांगा काय येईल, शुड आई नीड मोर हेल्प आई कुड कॉल माई नेबर। अगर मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है तो मैं अपने पड़ोसी को बुलाऊंगा। अब वाक्य के शुरू में शुड यूज किया है, तो इथे कसं, फॉर एग्जाम्पल, शुड यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। कोई भी प्रश्न है मुझे पूछने में आप बिल्कुल बेझिझक ना करें। तो कभी कभी शुड जो है वो वाक्य के बिगिनिंग में यूज होता है सामने वाले व्यक्ति को आश्वस्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शुड यू नीड एनी हेल्प you can contact the director। okay, should you need any book you can ask me। मतलब क्या है की तुम्हाला जर गरज असेल तर तुम्ही माझी मदत घेऊ शकता। या सेंटेन्स मध्ये आपण शुड जे आहे ते वाक्यामध्ये वापरतो, पण इथे आपण तो क्वेश्चन म्हणून वापरतोय का, नाही। इन ऑर्डर टू टेक दॅट पर्सन इन युअर कॉन्फिडन्स यू आर युजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ शुड। फॉर एग्जाम्पल, शुड आय नीड हेल्प
I will ask my neighbor to help me. For example, should you need any money? You can ask to the director. असं आपण काय घेतलंय, उदाहरण घेतलंय. तर अशाच हा हा if for example, if I need more help, I could call my neighbor. पण आता इथे कसं आहे की if I needed more help, म्हणजे ifच्या वाक्यामध्ये पास्ट सिंपल असेल तरच पुढच्या वाक्यामध्ये वुड, कुड किंवा माइट आपण वापरू शकतो. यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? ठीक है, कोई बात नहीं. मैंने जेरोक्स के लिए एक प्रिंट सर को दे रखा था. अब उन्होंने निकाला कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. अगर उन्होंने निकाल दिया है तो मैं तुरंत आपको मैं वो हैंड ओवर कर दूंगा. ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ. और अगर मान लो नहीं है तो मैंने उनको भेज दिया, अभी मैं बोल दूंगा तो कल आपको एक साथ ही सारा चीज ये मिल जाएगा. समझ लगा अपन इतपर्यंत? अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुमारो? कल हम दो टॉपिक देखेंगे. कल हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि असर्टिव का एक्सक्लेमेटरी कैसे करना है, एक्सक्लेमेटरी का इंटरोगेटिव कैसे करना है. कुछ चीजें मैं समझाऊंगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पे करनी है. और कल आपको जाते जाते मैं एक प्रैक्टिस शीट देके जाऊंगा, ये कंडीशनल्स पे ही 50 क्वेश्चंस का. जाते जाते आपको जेरोक्स में पहले ही निकाल के रखूंगा, आपको घर पे सॉल्व करना है. दूसरे दिन मैं आंसर की बताऊंगा. कोई डाउट हो तो मुझे पूछना. आई मीन व्हाट डे इज टुडे? आई थिंक थर्सडे. थर्सडे, ठीक है, कोई बात नहीं. तो कल हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूरा करते हैं, और परसों हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स जो है ना वो टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं. क्योंकि बेसिक आपका ग्रामर फंडामेंटल के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, आपका आर्टिकल्स है, इन चीज़ों पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. टेंस का यूसेज है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, क्योंकि वो अगर नहीं पता तो फिर आपको पूरा जो ग्रामर होता है ना, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है, क्लॉजेस है, ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा. गॉट इट? अंडरस्टूड? चलो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं. होप टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस. टेक केयर योरसेल्फ. कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं.